इन दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ को, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं यूपीएससी स्टेट पीएससीज के, उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कंपाइल्ड वे में है, यानी हिस्ट्री जोग्राफी इस तरीके से मिक्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपने किसी टॉपिक को अच्छे से कवर करा है और जब तक आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी इस टॉपिक के बारे में कि एग्जैक्टली किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बट आपको एक काम करना है, हर वीडियो के साथ जो वीडियो चल रही है हर क्वेश्चन के साथ वो आपको वीडियो पोस्ट करनी है, खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही वीडियो कंटिन्यू करनी है, तभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें, इससे मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है ये, और ये आपको आंसर पहले सोचना है, उसके बाद वीडियो प्ले करना है। क्या कहा जा रहा है? बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि यूनिवर्स की ओरिजिन है, यूनिवर्स का एज कितना एस्टिमेट किया गया है? आपको ध्यान क्या देना है, हम बात कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है हमारे पास 0.3 मिलियन, 4 से 6 बिलियन ईयर्स के बीच, 7 से 10 बिलियन ईयर्स, या 13 से 18 बिलियन ईयर्स। क्लास 11 फिजिकल जोग्राफी एनसीईआरटी, ये मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई है फ्री में कंप्लीट, तो इसका आप ज़रूर लाभ लें, बिकॉज हर चैप्टर के साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। तो इसी चैप्टर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करी थी, और वो ये कि जो ओरिजिन है अर्थ का, इसके विषय में अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं। तो जो सबसे फेमस है वो है नेब्यूलर हाइपोथेसिस, जो कि 1796 में आई थी। किनके द्वारा? इमैनुअल कांत के द्वारा, जिसमें बताया गया था प्लांट्स जो है एक क्लाउड जैसे मटेरियल से फॉर्म होते हैं, जिनमें एक यूथफुल सन भी होता है। इसके बाद आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारी यूनिवर्स की ओरिजिन बताई गई है, वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि बताया गया है यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड करती है। ये एडविन हबल के द्वारा दी गई थी, और इसे मैंने पूरा कंप्लीट डिस्कस भी किया है। अब इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं बिग बैंग थ्योरी की, कि ये जो बिग बैंग थ्योरी का जो इवेंट हुआ, जिसके कारण हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ये कब घटित होती है? तो ये घटना घटित होती है 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, यानी ये 13.7 बिलियन पुरानी घटना है, जिसमें हमारे बिग बैंग वाली घटना के थ्रू यूनिवर्स का निर्माण हुआ। अब इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझनी है यहाँ पे? इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो हमारी हो गई यूनिवर्स वाली बात, कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है एज पर द बिग बैंग। बट जब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की, इसी के अगले पेज में अगर आप देखेंगे तो सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है कि जो सोलर सिस्टम है ये लगभग 5 से 5.6 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म होती है, और जो हमारी प्लैनेट्स है ये 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के बारे में आपको कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप देखें तो एनसीईआरटी के हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस होता है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अर्थ के एज के बारे में पूछा जा रहा है, क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली 4.6 बिलियन ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में भी आए हैं, इस तरीके के सवाल सीडीएस एनडीए हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमसे यूनिवर्स के बारे में पूछा जा रहा है या प्लेनेट के बारे में पूछा जा रहा है, और किस थ्योरी के माध्यम से ये पूछा जा रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो भी हमें डिस्कस करना चाहिए। लाइफ ऑन द अर्थ अपीयर्ड अराउंड हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट, यानी जो अर्थ है इनमें जीवन, लाइफ की बात की जा रही है, ये कितने बिलियन या कितने मिलियन ईयर्स अगो हमें देखने को मिला। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 3.8 बिलियन। देखिए, मिलियन तो होने से रहा, बिलियन में अगर हम देखें तो 4.5 बिलियन अप्रोक्स पुरानी हमारी अर्थ है और बाकी प्लैनेट्स हैं, लेकिन उस टाइम पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लाइफ जो है ये 3.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट करती है। ये चीज़ें सारी बाकायदी यहाँ पे लिखी गई हैं, हमने इन पर कंप्लीट डिस्कशन किया है क्या होता है। इस पर डीगैसिंग पे भी एक बार क्वेश्चन आया है सिविल सर्विसेज में, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अर्थ के जो ओशन है ये 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले फॉर्म होते हैं, और ये भी बताया गया इस कारण ये 4000 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। इसके बाद जो लाइफ है ये 3800 मिलियंस, यानी 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जो है ये लाइफ फॉर्म होती है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान में होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या? देखिए, जो हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स की ओरिजिन है ये कितनी है? 13 से 18 के बीच। एग्जैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे बुक में एनसीईआरटी के अंदर
13.7 बताया गया। तो ऑब्वियसली ये 13 से 18 के ब्रैकेट में आएगी, तो ये बात यूनिवर्स से रिलेटेड है। स्टार्स की फॉर्मेशन कब हुई? स्टार्स की फॉर्मेशन होती है 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो। सारी चीज़ें एनसीईआरटी से मैं बता रहा हूँ, एक भी इररिलेवेंट डेटा नहीं है। इतने सारे फैक्ट्स जो 3-4 जो है ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यही जो है ये एग्जाम में रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बिग बैंग के अकॉर्डिंग 13 से 18 बिलियन हो जाएगा। इसके बाद ये मैंने स्टार्स का फॉर्मेशन बता दिया। प्लेनेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। प्लेनेट्स जो है ये 4.6 बिलियन। और अगर हम बात करें अर्थ की, तो ऑब्वियसली अर्थ भी एक प्लेनेट है, तो इस कारण से अर्थ की भी जो एज है ये 4.6 है। बट जब हम लाइफ की बात करेंगे, लाइफ कब आती है, तो ये है 3.8 बिलियन। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, आगे फिर ये रिपीट करेगा। इनमें से कोई 4 में से एक पूछ लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पूछा जा रहा है। ना केवल यूपीएससी बल्कि एसएससी सीजीएल का जो मेंस हुआ, इसमें भी जो अर्थ की एज है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे सवाल हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन फैक्ट्स को तैयार रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्स में पल्सर्स क्या है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन है ये, और ये लेटेस्ट बीपीएससी का है। ग्रुप ऑफ स्टार है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है, एक्सप्लोजन है स्टार का, रेडियो वेव्स जो एमिट किए जाते हैं स्टार के द्वारा वो हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें पल्सर्स की, तो पल्सर्स जो हैं ये क्या है? ये एक तरीके से रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, एक ऐसे स्टार जो रोटेट करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, इसका रीज़न देखिए। ये सवाल सिविल सर्विसेज 2023 का। अब इनमें ऑब्जेक्ट्स पूछा गया था जो कि स्पेस में, और इनके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन था। पहला था सिफिड्स, जो कि जाइंट क्लाउड्स होते हैं डस्ट के और गैस के, जो स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा नेब्यूला था, वैसे स्टार जो कि ब्राइटन करते हैं और डीम करते हैं पीरियोडिकली। तीसरा था पल्सर्स यानी न्यूट्रॉन स्टार, जो कि फॉर्म होते हैं जब मैसिव स्टार्स रन आउट हो जाते हैं फ्यूल के कारण और कोलैप्स कर जाते हैं। इनमें पूछा गया था कितने पेयर्स सही थे। अब ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है सिविल सर्विसेज के डिस्कशन के टाइम पे। इसका जो आंसर है वो है एक ही पेयर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इंटरचेंज है। तो नेब्यूला पे सवाल बना है, पल्सर पे यहाँ पे पूछ लिया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, तभी सभी एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। तो इनसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम पल्सर्स की बात करें तो ये न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, जो एक ऐसे स्टार्स जिनमें ऑलरेडी फ्यूल खत्म हो गया है। यहाँ पे फ्यूल का मतलब गैसेस से ऑब्वियसली, जो एनर्जी प्रदान करता है स्टार्स को, तो इस कारण से ये कोलैप्स कर जाती हैं। तो वैसे स्टार्स पल्सर स्टार्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें सेफिड्स की, तो क्या होते हैं ये? वैसे स्टार्स जो कि ब्राइटन करते हैं और डीम करते हैं पीरियोडिकली, यानी इनका एक प्रॉपर पीरियोडिक देखने को मिलता है, पीरियोडिक लाइटनिंग, यानी किसी टाइम पे ये ब्राइट रहते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद ये डिम हो जाते हैं। तो वैसे सेफिड्स कहलाते हैं। जबकि नेब्यूला के बारे में तो बार बार 11th क्लास की एनसीईआरटी जो फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें जिक्र है कि नेब्यूला जो है, इवन अर्थ जो यूनिवर्स है उसके ओरिजिन के बारे में भी नेब्यूलर हाइपोथेसिस दी गई है कि जो जाइंट क्लाउड्स हैं जो डस्ट और गैस के हैं, इसी कारण से हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ होगा एज पर नेब्यूलर हाइपोथेसिस। तो नेब्यूला क्या है? जाइंट क्लाउड्स हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है, जब भी आप ध्यान दें तो देखें कहीं इंटरचेंजिंग तो नहीं है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इंटरचेंज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी जो थ्योरी है ये कहती है कि जो अर्थ क्रस्ट के पीसेज हैं ये कांस्टेंट हैं और स्लो मोशन में मूव कर रहे हैं, और ये जो मूवमेंट है ये मेंटल के कारण देखने को मिल रही है। ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास? द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, द थ्योरी ऑफ पेंजिया, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द थ्योरी ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो हमारी एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए मैंने इसे पहले ही डिस्कस कर लिया है। कुछ एक जो चैप्टर रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगेन हम सबको कंपाइल करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भी क्रिएट करता चलूँगा हर चैप्टर के साथ। फिलहाल देखिए, तो प्लेट टेक्टोनिक्स पर हमने क्या डिस्कस किया था कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बाद ये कॉन्सेप्ट प्लेट टेक्टोनिक्स आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब प्लेट टेक्टोनिक्स के अकॉर्डिंग जो है ये अर्थ को प्लेट्स में डिवाइड किया गया है, और टेक्टोनिक प्लेट्स जिसका दूसरा नाम लिथोस्फेरिक प्लेट है। क्यों? क्योंकि ये लिथोस्फीयर में बनते हैं। अब लिथोस्फीयर क्या है ये ऑलरेडी आपको पता होगा, बहुत ही इजी है लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर के अंदर ये जो प्लेट्स होते हैं ये मैसिव होते हैं, यानी साइज में बड़े होते हैं, इरेगुलरली शेप्ड स्लेब होते हैं सॉलिड रॉक के। तो असल में जो रॉक है, रॉक इसमें कोई शेप फिक्स नहीं है, इरेगुलर शेप के हो सकते हैं, और ये एक सॉलिड रॉक का ही बड़ा सा स्लेब है, बड़ा सा टुकड़ा है। और ये जो है ऑब्वियस सी बात है, कंटिनेंट में भी हो सकते हैं और ओशन के अंदर भी हो सकते हैं। दोनों ही तरह के लिथोस्फीयर में ये देखने को मिल सकते हैं। कौन? प्लेट। कौन से प्लेट? लिथोस्फेरिक प्लेट, या फिर हम इसे टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। अब इन प्लेट्स का क्या काम है? तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं स्टेनोस्फीयर में, और ये जो लिथोस्फीयर है इनमें
क्रस्ट भी शामिल है और टॉप मेंटल भी शामिल है। और ये आपको पता होगा, ये हमने डिस्कस भी किया है कि जो क्रस्ट है इनकी थिकनेस वेरी करती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे क्रस्ट की जो थिकनेस है वो सेम होगी, कहीं कहीं पे बहुत ही कम किलोमीटर्स देखने को मिलते हैं, जबकि कहीं कहीं पे बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं ये। तो ये सेम चीज़ प्लेट के साथ भी देखने को मिलेगी। अब जब हमने प्लेट्स की बात कर ही ली है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भी डिस्कस कर लें कि 7 मेजर प्लेट्स हैं जिसके नाम बार बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, साथ के साथ आप मैप में भी लोकेट कर सकें। तो ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिनमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है ये मेजर प्लेट नहीं है, और माइनर प्लेट्स वाले के नाम लिख दिए जाते हैं वैसे में। तो आपको अगर आइडिया होगा कि मेजर कौन से हैं तो ऑब्वियसली आप एलिमिनेट करके बहुत ही आसानी से माइनर वाले मार्क कर सकते हैं। कौन से हैं? तो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट भी है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका ऑब्वियसली ये कॉन्टिनेंट भी है। इसके बाद साउथ अमेरिका, ये हम बात कर रहे हैं किनकी? तो ये हम बात कर रहे हैं मेजर प्लेट्स की। इसके बाद साउथ अमेरिका है, फिर पैसिफिक है, पैसिफिक है ध्यान रखिएगा। फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तीनों मिला करके एक प्लेट कहलाती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट। इसके बाद अफ्रीका, उसके बाद यूरेशिया है, यूरेशिया ध्यान रखिएगा, अलग से यूरोपियन नहीं है, यूरेशिया है, और इसके एडजेसेंट ओशिनिक प्लेट। ये जो है ये हमारे 7 मेजर प्लेट्स थे। माइनर कौन कौन से? अब इन माइनर्स में भी पूछ लिया जाता है कई बार कि ये किन प्लेट्स के बीच हैं। जैसे कोकोज प्लेट जो है ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के बीच है। नाजका प्लेट जो है ये साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच है। अरेबियन प्लेट जो है ये साउथ अरेबियन लैंडमास में है। और फिलीपीन प्लेट जो है ये एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट में है। देखिए ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी जब तक आप मैप में इन्हें ना लोकेट करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो अनफिल्ड मैप आती है वर्ल्ड की, अनफिल्ड मैप, उसमें आप खुद से पेंसिल से इन चीज़ों को मार्क करें, बहुत ही लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। तो ये देखिए अरेबियन प्लेट है, ये है अरेबियन प्लेट। इसके बाद नाजका प्लेट ये वाला एरिया है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसे लोकेट करेंगे तो ध्यान रह जाएगा, हाँ साउथ अमेरिका के लेफ्ट में या वेस्ट में हमने मार्क करा है। तो इस तरीके से ये लंबे समय तक याद रहेंगी। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैलापागोस आइलैंड के बारे में पूछा जा रहा है। और ये सवाल अगेन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सभी स्टेट पीएससीज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे रिसेंट वाले में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है। पहला ये है कि वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण बनी है। दूसरा, साउथ अमेरिकन नेशन जो कि पेरू है, ये पेरू देश का पार्ट है। तीसरा, ये पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है। ये हमारे ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या केवल 3। देखिए ये हमारा गैलापागोस आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन में है, और ये इक्वाडोर का पार्ट है, इक्वाडोर का, ठीक है, ना कि पेरू का। मैप ध्यान से देखिए, इक्वाडोर का पार्ट है गैलापागोस आइलैंड। तो ये पेरू का नहीं है, बार बार ये पूछ रहे हैं कि पेरू का है हर बहुत सारे एग्जाम्स में। तो ये पेरू नहीं बल्कि किसका पार्ट है? इक्वाडोर का। और ये क्या वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुए हैं? बिल्कुल सही बात है, ये वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुए हैं। सेकेंड को अगर हम एलिमिनेट भी करते तो हमारे 2 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। फर्स्ट सही है, यानी आंसर जो है ये हमारा ऑप्शन बी होगा। पैसिफिक ओशन में ऑब्वियसली अभी हमने देखा, और ये इक्वाडोर में है, इक्वाडोर का पार्ट है, इक्वाडोर से अलग है ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा जो फंडामेंटल राइट है ये सस्पेंड नहीं होता है इमरजेंसी के टाइम पे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में ऐसे सवाल रिपीट किए गए हैं। और हमने फंडामेंटल राइट्स पर ऑलरेडी 70 से ज़्यादा यानी 70+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है, और इन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। एंड आई बेट कि अगर आप उन 70+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड मार्क कर सकते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा ह्यूज रिपीटेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि अगर कोई ऑफेंसेस हैं इसके कन्विक्शन के रिस्पेक्ट में जो प्रोटेक्शन है ये जो है ये सस्पेंड कर दी जाएगी फंडामेंटल राइट के टाइम पे। दूसरा ये है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तीसरा, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं हम अंडर आर्टिकल 19, इस चीज़ को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। चौथा, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये 4 हैं, आप सेलेक्ट करिए इनमें से आंसर। नोट पे फोकस करना है। अगर आपको आर्टिकल्स का आइडिया है तो बहुत आसानी से आप मार्क कर सकते हैं, बिकॉज जो आर्टिकल 20 और 21 है ये हमारी इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होती हैं। बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स ये सस्पेंड होते हैं, बट आर्टिकल 20 और 21 नहीं होते हैं। तो 20 में क्या है? 20 में यही है जो हमारा ऑप्शन ए है, यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब ये क्या है, इस पर हमने कंप्लीट 2-3 लेक्चर डिस्कस किया है आर्टिकल 20 और 21 के बारे में। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उस प्लेलिस्ट से ज़रूर गो थ्रू हों। ये एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लास्ट में जो 5-10 मिनट होता है जिनमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, केवल उस पार्ट को देख लें। तो ये आंसर ऑप्शन ए है। इसके बाद आर्टिकल 21 क्या है? बहुत ही आसान है ये भी, राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ एंड लिव विथ डिग्निटी, यानी गरिमापूर्ण जीवन जिसे हम कहते हैं। तो ये दोनों जो है ये इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते हैं, बाकी हो जाते हैं। कौन सा आर्टिकल है ये?
तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आर्टिकल 32 है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कौन से आर्टिकल्स हैं? तो इक्वलिटी वाले आर्टिकल्स हमें पता है 14 से 18 के बीच हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट हम दोबारा कर रहे हैं क्योंकि इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट अगर हम इस टॉपिक को करेंगे तो डेफिनेटली हम सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को दोबारा रिकॉल करेंगे। तो जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है, 10 किंग्स का मतलब 10 राजाओं का जो युद्ध है, जो कि हमारे ऋग्वेदा में मेंशन्ड है, ये कहाँ पे हुआ देखने को मिला? सुतुद्री में, विपाशा में, परुष्णी में या वितस्ता में? अब देखिए ये जो हैं ये रिवर्स के नेम हैं। कौन कौन से रिवर्स हैं? तो एंशियंट रिवर्स हैं। असल में रिवर्स जो प्रेजेंट डे हैं, इन्हें प्राचीन काल में कुछ और नाम से जाना जाता था, तो वही जो प्राचीन नाम है ये हमें ऑप्शंस के रूप में दिए गए हैं। इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है ये है परुष्णी। परुष्णी रावी नदी का प्राचीन नाम है, और रावी नदी जैसा कि हमें पता है प्रेजेंट डे में, और ये जो रावी रिवर के तट में बैटल लड़ा गया 10 राजाओं का, 10 राजन युद्ध, ये किंग भरता के द्वारा लड़ा गया है, जिसके आधार पर माना जाता है हमारे प्रेजेंट डे भारत का नाम पड़ा है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के भी डिस्कस कर लेते हैं। सुतुद्री जो है इनका नया नाम जो है ये सतलज है। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि नदियों के प्राचीन नाम दे दिए जाते हैं और नए नाम के साथ आपको मैच करने को कहा जाता है। ये भी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। विपाशा व्यास नदी का नाम है। बाकी के डिस्कस कर लेते हैं। तो ये परुष्णी तो रावी का है, और जो वितस्ता है ये झेलम रिवर का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नेसेसरी कंडीशन है फॉर द इशू ऑफ रीट ऑफ कोवरंटो रिट? तो हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रिट्स मेंशन्ड हैं, और ये जो 5 रिट्स है इस पर हमने सेपरेट वीडियो कवर किया है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक वीडियो हमने अलग से इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने में कवर किया है। तो आंसर करिए। देखिए क्या ऑप्शंस हैं। पहला तो यह है कि टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑन अ क्रिमिनल चार्ज। तो क्रिमिनल चार्ज के बेसिस पे अगर किसी पर्सन को इम्प्रिजन किया गया है तो उसकी जो रिलीज़ है ये रीट ऑफ कोवरंटो के इशू के बाद हो जाएगी। दूसरा ये है कि डायरेक्ट करना किसी पब्लिक ऑफिस को या फिर अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस को कि वो उस तरह के लॉ को इन्फोर्स ना करें जो कि असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तीसरा ऑप्शन है कि ए और बी दोनों ही शामिल हैं इसमें। चौथा ये है कि जो ऑफिस है ये मस्ट बी पब्लिक होना चाहिए, और दूसरा ये कि स्टैट्यूट के द्वारा क्रिएट होना चाहिए, स्टैट्यूट या कह लें हम कि संविधान के द्वारा क्रिएट होना चाहिए। देखिए इसका जो आंसर है ये ऑप्शन डी है। ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड मस्ट बी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यानी जिस भी ऑफिस में ये कोवरंटो जारी की जा रही है वो ऑफिस स्टैट्यूट या लॉ के द्वारा या हमारे संविधान के द्वारा ही क्रिएट किया गया हो। और कौन कौन से कंडीशन है ये हम देख लेते हैं। ऑफिस पहला जो है ये मस्ट भी पब्लिक होना चाहिए, और जैसा कि हमने डिस्कस करा स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट होना चाहिए। दूसरा ये कि ऑफिस जो है ये सब्सटेंसिव होना चाहिए। सब्सटेंसिव का मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या है। देखिए प्रोसीजरल का मतलब होता है जो केवल प्रोसेस के रूप में देखने को मिले, जबकि जो सब्सटेंसिव का मतलब होता है ये सब्सटेंस के रूप में देखने को मिले, यानी इनमें फैक्ट्स मेरिट्स ये चीज़ें शामिल हों। सो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड मस्ट बी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। सो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करें, वहाँ पे मैं पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं प्रीवियस ईयर वाले उन्हें मैं लिंक के थ्रू एम्बेड कर दूंगा, उन्हें आप ज़रूर देख लें। और इसके साथ ही आज का वीडियो ये हमारा ख़त्म होता है, बट नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs के साथ साथ थीम वाली NCERT भी कंटिन्यू करेंगे। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।